अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी शहीद चौक भिम्बर आज़ाद कश्मीर से हाजिर है। नाजरीन, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की गहमा गहमी है, दो बड़ी पार्टियां यहाँ पे मौजूद हैं और उनके दरमियान मुकाबला हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक और उसके मद्दे मुकाबल है सीनियर वजीर तारिक फारूक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। अनीस कश्मीरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक कारकुन है। इसके अलावा भी छोटी जमातें यहाँ पे मौजूद हैं, जमात इस्लामी का उम्मीदवार मौजूद है, बाकी लोग भी यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं आपको भिम्बर के बारे में बताऊं तो 4 लाख तकरीबन 25 से 30 हज़ार की ये आबादी है और आज़ाद कश्मीर का एक ये बहुत बड़ा हल्का है। ये भी कहा जा रहा था कि इस हल्के को तकसीम किया जाएगा, छोटा किया जाएगा, एक और हल्का वजूद में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो ये बड़े हल्कों में शुमार होता है। आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होगी, उम्मीदवार और उनके हामी क्या कहते हैं, ये सारी सूरत हाल उन्हीं से डिस्कस करें। आपको मैं लेके चलता हूँ मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस में और उनके तासरात, उनके मुशाहिदात, उनके तजिए आप तक पहुँचाते हैं। आइए नाजरीन, मेरे साथ चलिए। चौधरी आफ्ताब साहब, क्या पोजीशन है आपकी इस LA7 की, जहाँ पे चौधरी अनवारुल हक साहब जो हैं वो उम्मीदवार है तहरीक इंसाफ? सर जी असन है इस LA7 की फिलहाल पोजीशन है ना, तकरीबन 10-12 हज़ार वोट तो असी अगे है इन्होंने, और इलेक्शन तक मुमकिन है 15-16 हज़ार ने लीड आसानी हो जाए। नून लीग ना थे सिस्टम ही खत्म हो चुके हैं। असा ने इस हल्के नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर की जड़ा नहीं ना कल्याण PTI गवर्नमेंट बनाया गया आज़ाद कश्मीर में 2-2.5 अक्सरियत नाल बड़े बड़े नामवर बंदे, मसलन मिर्जा अजमल साहब साबका एडमिनिस्ट्रेटर, चौधरी फादल साहब साबका मेंबर जिला कौंसल, राजा साहब साहब मेंबर जिला कौंसल, राजा इम्तियाज साहब साबका उम्मीदवार पीपल्स पार्टी, और इस तरह ने कोई हज़ारां ने हिसाब का बंदे जो ऐलान कर चुके हैं। चौधरी अनवारुल हक ने माहितरा नहीं यकायक क्यों ऐलान कर दिए? वो जी गवर्नमेंट से असल करप्शन, बड़े बड़े मनसूबे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मियाँ नवाज शरीफ साहब जिसले गवर्नमेंट खत्म हुई तरक्याती बजट कर गए 22 अरब, पहला सी 11 अरब, उस विच ना वजीर आजम तो लै गए जितने मिनिस्टर थी, इतनी करप्शन असा ने इस हल्के की ने, ये अरब तो ज्यादा करप्शन तारिक फारूक की है इस हल्के जे मसलन ठेकियां चूं बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट विचों कमीशन की शक्ल में 5-5 करोड़, मैं 30 करोड़ ना प्रोजेक्ट 5-5 करोड़ विच बेचे ने। इस नफरत की वजह तो कुछ भर्तियां जड़ियां कीतियां ने NTS ने वाले नाल नेरा जालसाजी, जेड़ी कमेटी ना बनाई अपनी मर्जी नहीं, मतलब एक बच्ची रिटर्न में दूसरे नंबर ते गई, उसकी 2 कुछ दे गए, 11वें तो लैन 11वें वाली की 10 नंबर दे गए, दूसरे नंबर तो लैन। यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन की रिजल्ट है उनको चेंज, हर चीज ने चेंज की, मैरिट नहीं तो सत्यानाश कर दी है। आम कोई बंदा गया ना, कोई क्लर्क भर्ती करो जी, नोटिफिकेशन है BA तालीम होनी चाहिए, तो अपने मैट्रिक 9वें 10वें 11वें स्केल भर्ती कर गए, इन्होंने मैरिट सत्यानाश किया है ना। अब अगर यहाँ पे अनवार साहब बनते हैं, प्रायोरिटी क्या होगी? आपको क्या लगता है कि यहाँ पे मसाइल क्या हैं, क्या हल कर? अनवारुल हक में क्वालिटी है कि मेरिट, करप्शन फ्री बिल्कुल, और हर एक बंदे की खुद जड़ा है ना ये देख रहे हैं। अगर हम इस इलाके, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मसाइल का भी आपको पता है, सिचुएशन क्या नज़र आ रही है? 25 जुलाई गो के थोड़ी दूर है, लेकिन तजिए हो जाते, आपको क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया कि आपके सादर से हमें भी बात करने का मौका मिला। देखिए, मैं 30 साल नून लीग के साथ रहा और नून लीग को मैंने इसलिए छोड़ा कि एक तो वो उन्होंने मेरिट की पामाली की, जहाँ पे लाखों अरबों रुपये जो इधर लगाए गए, और वो हमारे जो साबिक लीडर थे जो तारिक फारूक साहब, उनकी फैमिली में ही तकसीम किए गए, लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तालीम के शोबे में मेरिट को पामाल किया। आज लोग इमरान खान के विजन के साथ हैं। आज इमरान खान का विजन आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा आया। हमारी यंग जनरेशन जितनी भी है वो उनको पसंद करती, उनकी पॉलिसी को पसंद करती है। अनवारुल हक साहब जो हैं वो इतने दयानतदार इंसान हैं जो कि आप जिससे मर्जी पूछ ले, आपको एक एक आदमी ना
ہمیں یہاں ایک دیانتدار لیڈر کی ضرورت ہے، اور اس لیے پورے آزاد کشمیر میں اس وقت پی ٹی آئی کا اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کے ویژن کی وجہ سے، اور الکا 7 نومبر میں انوار الحق صاحب کا ویژن جو ہے وہ عرصہ 10 سال سے اس میں شامل ہے. ان کا ویژن ایک ہی رہا ہے کہ میں میرٹ کو یہاں پہ لا کے چھوڑوں گا، احتساب کو لا کے چھوڑوں گا. لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہاں پہ ہر صورت پہ احتساب ہونا چاہیے. یہاں آپ دیکھ لیں اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا ویژن جو ہے وہ اس وقت مقبول ہے. لوگوں نے عمران خان کو پاکستان میں دیکھا ہے، اس کے ویژن کو بھی دیکھا ہے، اس کے جو کام ہے ان کو بھی دیکھا ہے. یہاں جو لوٹ مار پڑی ہوئی ہے، یہاں پر جتنا 10 ارب روپے لگا بمبر حلقے میں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب لوگوں کو چھوڑ کے اس لیے آگے کہ انہوں نے میرٹ کا وہ حل کر دیا ہے، غریب لوگوں کا وہ حل کر دیا ہے، پڑھے لکھے بچوں کا وہ حل کر دیا ہے کہ آج وہ سارا سمندر جو وہ واپس آ گیا. انوار الحق صاحب جو ہیں وہ یعنی میں ان کے ساتھ کیوں چلتا ہوں، کوئی میری لالچ نہیں ہے، کوئی میری غرض نہیں ہے، لیکن صرف انتہائی دیانتدار، انصاف کرنے والا، مظلوم کا ساتھ دینے والا اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے والا آدمی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بمبر میں یہ میں عمران خان صاحب جو ہیں ان تک بھی اگر میرا پیغام پہنچے کہ جو ویژن عمران خان کا ہے وہی ویژن جو ہے وہ انوار الحق صاحب کا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے یہاں بھی کشمیر میں بھی تبدیلی محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل، یہاں پہ تبدیلی آئے گی. میرٹ کو تو جس طرح یہ دھجیاں بکھیری گئی ہیں، یہاں پہ ایک NTS کے نام سے انہوں نے ایک متعارف کرایا، تو اس میں ایک یہاں کشمیر کی ایک بیٹی تھی سہرش سلطان، اس کا میں یہاں پہ خصوصی طور پر ذکر کروں گا. انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ سے ٹاپ کیا ریٹن ٹیسٹ میں. کون سی ڈسٹرکٹ؟ یہ ڈسٹرکٹ پنچ سے تھی وہ. اور جب انٹرویو کی باری آئی تو اس کو 6 نمبر پہ کر دیا گیا اپنے من پسند افراد کو تعینات کرنے کے لیے. اور پھر وہ بیچاری جب رونے کے لیے اسمبلی کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے گئی ہے تو وہاں پہ اس کو انہوں نے گرفتار کیا ہے، اس کے علاوہ FIR انہوں نے درج کیا ہے. تو یہ سارا ایک ان کا ڈرامہ تھا جو NTS کی صورت میں انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے میرٹ کی جو بالادستی ہے وہ اب انشاءاللہ ہوگی. چودھری انوار الحق صاحب جو آئیں گے تو بھاری کسی سے جیتیں گے. اس وقت تک بھی تقریباً 5-7 ہزار کی لیڈ جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. افتخار ساجد عظیمی صاحب سیکرٹری جنرل رہے، یہاں پہ پریزیڈنٹ رہے، یہاں پہ ایک صحافی کی حیثیت سے بڑی خدمات ہیں ان کی. وحید مراد صاحب ہیں، یہ اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں پریس کلب بمبر کے. میں چاہتا ہوں کہ اوور آل ہم تھوڑی سی بات کریں. اس وقت آپ کو الیکشن کا سناریو کس طرح کا نظر آ رہا ہے؟ جی اس وقت ہمارا جو الیکشن ہے یہ آخری 2 ہفتے اس میں رہ گئے ہیں، تو آلموسٹ جو ٹرینڈ سیٹ ہونے تھے آزادش میں ہو چکے ہیں. ابھی تک جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں تو جو مقابلہ ہے وہ مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان نظر آ رہا ہے، لیکن جو ایج جا رہا ہے وہ ظاہر PTI کو جاتا ہے. آزاد کشمیر میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جو وفاق میں گورنمنٹ ہوتی ہے اسی کے ہم خیال گورنمنٹ یہاں پہ وجود آتی ہے. تو اس لحاظ سے تو یہاں پہ جو نا مستقبل ایسے نظر آتا ہے کہ PTI کی گورنمنٹ بنے گی. اور مسلم لیگ کی جو گزشتہ گورنمنٹ تھی جو بھی راجہ فاروق حیدر صاحب ہے اس کے یہاں پہ موجود ہے، انہوں نے اعلانات بہت کیے. 2016 کے الیکشن میں انہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے کیے گڈ گورننس کے، بلدیاتی الیکشن کے، احتساب کے، لیکن بدقسمتی سے وہ کوئی ایک بھی پیرامیٹر اس کے اوپر پورا نہیں اتر سکے، جس کی وجہ سے انہیں بہت سیٹ بیک ملا ہے. اگرچہ انہوں نے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے نون لیگ کی گورنمنٹ نے کام کیا، لیکن جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے ایک بڑا بجٹ ہمیں آزاد کشمیر میں دیا اور اس کو عمران خان صاحب نے بھی کنٹینیو کیا اسی بجٹ کو. اس میں کٹ نہیں لگائی جب PTI کی گورنمنٹ آئی. لیکن بدقسمتی سے یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا یہ اس کے پیچھے جو کرپشن کا ساتھ جو ہے نا وہ جڑ گیا، جس کی وجہ سے جو نا وہ سارا ان کا جو ہے نا یہ ڈیولپمنٹ کا اسٹرکچر جو تباہ ہو کے رہ گیا ہے. آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ PTI کی طرف مولڈ ہے؟ جی میں اگر پرٹیکولرلی اپنے حلقے کی یا اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کر لوں جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ تو ایک جو نا سیلاب آ گیا نا یہ پچھلے 2 ہفتوں کے اندر جو نا لوگوں کا PTI میں شامل ہونا. جتنے بھی پچھلی گورنمنٹ کے بڑے بڑے فگرز تھے، مسلم لیگ کے بڑے بڑے فگرز تھے، اب نام ان سے کیا لیں گے ہم، وہ سارے کے سارے مسلم لیگ کو چھوڑ کے PTI میں شامل ہو. آپ کا کیا خیال ہے؟ پریس کلب کیا سوچتا ہے؟ صحافی کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال بھی یہی ہے کہ ہم نے پورا ہلکا وزٹ کیا ہے اور ہلکے کی آواز یہی ہے کہ جس ٹائم جو ہے نا وہ PTI وہ آگے جا رہی ہے، تو سیکنڈ لائن پہ جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون ہے. تو ہم بھی جو زیرک بندے ہیں ہمارے پاس بھی روزانہ بیٹھتے ہیں، تو ان نے بھی یہی جو ہے نا اس کا تجزیہ ہمیں بتایا کہ صرف
नून लीग अगर पीछे रह रही है तो वो अपने हवाई ऐलानात की वजह से। क्या पोजीशन है आपके हलके की? कंपटीशन को कैसे देख रहे हैं? 25 जुलाई को आवाम के फैसले जो हैं उससे कबल अज वक्त अंदाजे हो जाते हैं। कैसा लग रहा है? कंपटीशन है आपका, किसके साथ है? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कंपटीशन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह भिंबर एक जो वो हल्का है कि टफ हल्का है आज़ाद कश्मीर के हल्कों में से, तो इंशाअल्लाह हम कारकर्दगी की बुनियाद पे 5 साल हमने हुकूमत की है आज़ाद कश्मीर में, और इस हल्का में डेवलपमेंट तरक्याती प्रोजेक्ट्स वो लाए हैं और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ NTS के ज़रिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए इक्वल मौके फराहम किए हैं। इस लिहाज से जो हल्का की आवाम है वो बड़ी दिशऊर है, वो सियासी तौर पर सूझबूझ रखती है, तो इंशाल्लाह हमारे हक में ही फैसला। लेकिन अगर लोगों का हमने व्यू देखा, कुछ लोगों से हमारी बात हुई, आपके मध्य मुकाबल जो लोग हैं वो कहते हैं मेरिट का सत्यानाश किया, अपने लोगों को भर्ती किया और यहाँ पे तरक्याती काम नहीं हो सके। अगर आपने कराए हैं तो क्या क्या कराए, कोई उसकी मिसालें भी तो देना। गुजारिश ये है कि जिस रोड पे आप आए हैं, आप गुजरात की तरफ से आए हैं, तो भिंबर से चिड़ियावला कारपेट रोड है, ये तकरीबन 23 करोड़ की लागत से बनी है, और भिंबर से जातला जब मीरपुर की तरफ जाएंगे ये भी तकरीबन 28 किलोमीटर का पीस है, ये तकरीबन 62 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। यूँ आप कह लें कि सिर्फ 1 अरब की 2 मेजर रोड्स हैं, और ये आज़ाद कश्मीर में फर्स्ट टाइम हमने कारपेट का कंसेप्ट दिया है, इससे पहले नहीं था। उसके बाद जो लोग ये इल्ज़ाम तराशी हमारे सियासी मुखालिफिन करते हैं कि मेरिट, देखिए इससे पहले आज़ाद कश्मीर में जो महकमा एजुकेशन था उसमें रिक्रूटमेंट जो होती थी वो DOs के आर्डर से होती थी। अब हमने एक थर्ड पार्टी NTS है, आप भी जानते हैं मशहूर पाकिस्तान में एक इदारा है, उसके ज़रिए कर रहे हैं ताकि लोगों को बराबर मौके फराहम हों। उसके अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो बांझ हुआ था, उसको हमारी गवर्नमेंट ने, हमने एक हमारे साबिक लेफ्टिनेंट जनरल थे मोहसिन कमाल साहब, बड़े दयानतदार आदमी थे, उन्होंने उसको लीड किया है, और जितने पिछले अर्सा 5 साल से पोस्टें रुकी हुई थी NTS पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए, उन सब को जो वो पोस्टों को आगे लोगों को मौका फराहम किया कि उनको जॉब मिल सके मेरिट पे। खवातीन के हवाले से कोई जहाँ पे कोई ऐसा काम हो, कुछ स्कूल, सिलाई सेंटर या फिर? जी 33 स्कूल खुले हुए हैं, वहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं, औरतें काम करती हैं, और बच्चों को टेक्निकल काम वहाँ पे सिखाया जाता है। वोकेशनल सेंटर खुले हुए हैं जो तारक साहब ने इजरा करवाया हुआ जिनका, फिर उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने भिंबर में करवाया, रोडें जो है हर तरह की। लेकिन मुझे एक और बताएं कि अगर वो दोबारा मुंतखब होते हैं और वो वजीर बनते हैं तो कौन से काम उनको प्रायोरिटी पे करने चाहिए? सर भिंबर की तरक्की के लिए तो वो हर काम को करने के लिए तैयार है, और जो आवाम का मुतालबा है, जो आवाम कहती है, वो हर काम में पेश है। नौजवान नस्ल में हम देखते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जॉब्स की ज़रूरत है, उनको कर्जों की ज़रूरत है, नौजवानों के साथ साथ खवातीन को, लड़कियों को जॉब्स की ज़रूरत है, उस पर कोई काम हुआ? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हुई हैं जॉनसन, और नेक्स्ट भी उनकी यही कोशिश है कि अभी उन्होंने इधर देखें जिनके जैसा टेक्निकल कॉलेज जा रहा है उसमें देखें भर्तियाँ ही होनी है ना इंशाल्लाह। जॉनसन वो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भिंबर की या अपने हल्के की जो खवातीन है, जो लेडीज़ हैं, उनको वो आगे लेके आए। नाज़रीन, अब हम आए हैं प्रेस क्लब भिंबर में, यहाँ पे सीनियर नायब सदर आतिफ अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तजिया लेते हैं। आतिफ, मुझे बताओ क्या सूरत हाल है भिंबर की, ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप इस 25 जुलाई के इलेक्शन को? मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टियाँ हैं, तहरीक इंसाफ है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी, आपका तजिया क्या है? असल में अगर भिंबर की बात की जाए ना, तो इस वक्त पॉलिटिकल जो पार्टीज है ना, उनका इधर वोट बैंक ना होने के बराबर है। ये शख्सी वोट है जिसमें चौधरी तारक फारूक साहब का शख्सी वोट है, और दूसरी साइड पर अनवारुल हक साहब और राजा अली जुल्करनैन साहब का शख्सी वोट है। तो ये जिस साइड पर भी मूव करते हैं तो वो हवा का रुख जो है ना वो तीनों की तरफ ऐसे हो जाता है। इस वक्त अगर इधर भिंबर में देखा जाए तो मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून का, चौधरी तारक फारूक साहब जिनके उम्मीदवार हैं, और तहरीक इंसाफ जिसके उम्मीदवार चौधरी जो अपना अनवारुल हक साहब हैं, इनके
बीच में मुकाबला है। इस वक्त कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन होगा और मेरे जिधर तक मैंने आपने आसिफ एक और चीज देखी, 2 दफा तारिक फारूक साहब यहाँ से मुंतखब हुए, अब भी सीनियर मिनिस्टर हैं। आप समझते हैं कि इलाके में तरक्याती काम उन्होंने कराए जिसके बलबूते, क्योंकि उन्होंने जो नारा दिया है कि खिदमत को वोट दो, खिदमत की उन्होंने? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल किया। अच्छा, अगर आम वोटर से बात करें ना, मैं रूटीन से फील्ड में हूँ, तो वो सख्त नाराज होते हैं अनवारुल हक साहब के कुछ उस पे सिस्टम पे, क्योंकि वो टोटल अगर वो आएंगे इधर तो वो टोटल 45 दिन के लिए आते हैं इलेक्शन के लिए, जबकि तारिक फारूक साहब ने बहुत बेजात इंटरफेरेंस नहीं की किसी भी सिस्टम में और बहुत तरक्याती काम किए। इज्तमाइयत ने उन्होंने बहुत फोकस किया इज्तमाइयत पे, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी हो रहा है। तो अभी आगे देखेंगे 25 को क्या होगा। इसका मतलब आपको लगता है कि कंपटीशन जो है पीटीआई वर्सेस मुस्लिम लीग नो? जी बिल्कुल, सख्त मुकाबला कहा जा सकता है, लेकिन मेरी नज़र में सख्त मुकाबला नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वजीर हैं और हम उनको देख रहे हैं कि तारिक फारूक साहब 2 दफा यहाँ से एमएलए बने, मिनिस्टर बने, और दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनवारुल हक साहब को हम देखें, उनकी मुख्तलिफ पोजीशनें रहीं, स्पीकर पे रहे, बहुत सारी और अहम पोजीशनें रहीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने कारकुन अनीस कश्मीरी साहब को मैदान में उतारा है। तो हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के हवाले से, अपनी जीत के हवाले से कितने पूरी उम्मीद है और क्या कहते हैं। अनीस भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपका तो बड़ा स्ट्रांग लोगों से मुकाबला है, मुकाबला जीत पाएंगे? देखें जी, बात मजबूत होने की नहीं है। इलाके के अवाम का जो सूरत हाल है, पीने का साफ पानी है, या यहाँ का जो हमारा हल्का है L7, ये बहुत बड़ा हल्का है और बड़े दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। वो अभी तक लोगों को कोई लिंक्स नहीं दे पाए। और इसी तरह से जो सेहत की सूरत हाल है यहाँ पर, पिछले 35 साल में 4 दफ़ा तारिक फारूक साहब जीते हैं और 1 दफ़ा अनवारुल हक साहब जीते हैं, और वो स्पीकर रहे हैं और ये अहम ओहदों पर फायद रहे हैं। लेकिन अगर आप इलाका जाके विजिट करें सारा, तो उसमें लोगों को सेहत की सहूलतें, डिस्पेंसरियाँ नहीं है। हमारे बड़े बड़े देहात हैं पहाड़ों में, लेकिन वहाँ सेहत की सहूलतें मौजूद नहीं है। अभी तक कोई डिस्पेंसरी, कोई स्टेट ऑफ आर्ट डिस्पेंसरी एक भी पूरे हल्के में वो आज तक इस 35 साल में नहीं दे सके, और कोई भी नहीं दे सका। बल्कि इस हल्के से राजा जुल्करनैन साहब का भी ताल्लुक है, 5 साल प्रेसिडेंट रहे हैं इसी हल्के से उनका ताल्लुक, और 5 साल सदर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के, लेकिन कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी जो है नहीं दिखा सके हैं। अब यहाँ पर वो बरादरीज़म को इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनके पास जो वसाइल हैं वो वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप देख भी रहे होंगे कि बड़े बड़े डाले जो 50-50 उनके पास जो है डबल डोर्स यहाँ घूम रही हैं, एक डबल डोर का किराया 10 लाख रुपए है, 1 महीने का 10 लाख रुपए में पड़ रही है। लेकिन वो 10 लाख रुपए में गरीब आदमी का घर बन जाता है। यहाँ हमारे भिंबर के मज़ाफ़ात में ऐसे घर भी हैं जिसमें एक कमरे में 6-6 अफराद सो रहे हैं, और ऐसे मजदूर हैं यहाँ पे जो 90% हमारा जो यहाँ का लोगों की मजदूरी पर बेस करता है। 90% लोग दिहाड़ीदार हैं, मजदूरी करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा हमारी जो यहाँ पे ये जो आपको बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, ये हमारे लोग उस वक्त शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दरवाज़ा खोला था अरब अमारात का, हमारे लोग उस वक्त उनका एक ट्रेंड बना, वो अरब अमारात चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो ज़र मुबादला आता रहा। रोजगार का कोई ऐसा प्रोडक्शन यूनिट इस हल्के में क्या डिस्ट्रिक्ट भिंबर में नहीं लगा सके कि जिसमें लोग रोजगार कर सकें। और हमारी बदकिस्मती सबसे बड़ी ये रही है कि डिस्ट्रिक्ट भिंबर में टूरिज्म का ऑफिस ही नहीं है, टूरिज्म को यहाँ फरोग ही नहीं दिया गया। इसी तरह से जंगलात की जो सूरत हाल है, जंगलात भी कम होते जा रहे हैं, नए लगे नहीं हैं। और फिर हमारा जो इलाका है ये ज़री इलाका है। मैं समझता हूँ कि अगर ज़राअत को यहाँ पे फ़रोग दिया जाता, इससे पहले ये खुद कफील थे हम सब्जी में,
बिम्बर जो था इसके मज़ाफ़ात में बहुत अच्छी सब्जियां उगाई जाती थी, लेकिन यहाँ बिल्डिंगें बना के इन्होंने ज़री ज़मीन को, सरकारी बिल्डिंग तमाम ज़री ज़मीनों पर बना दी गई, जबकि सरकारी बिल्डिंग जो है वो पहाड़ों को काट के बननी चाहिए थी, ज़री ज़मीन को जूं का तूं रहना। अब यहाँ के लोगों को एक गोभी या मूली सब्जी खरीदने के लिए खारियाँ या गुजरात तक का सफ़र करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने वसाइल के, अपने पैसे के जोर पर यहाँ लोगों की कसम पुरसी का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की कसम पुरसी और गुर्बत को ये खरीद लेते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात में हल्के के अवाम को मैंने अपील किया, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ और मैं डोर टू डोर भी अपने लोगों के पास गया हूँ कि अगर इसी तरह से सूरत हाल रही, इलेक्शन जो अवाम की का अपनी आज़ादी से राय दही का होता है, उस तरह से आज़ादी से राय दही जो है वो लोगों को दी नहीं जाती। खड़पैंचों के जरिए उन्होंने हर गांव में अपने, जिसको पंच कहते हैं, खड़पैंच कहते हैं, वो खड़पैंच पाले हुए हैं और वो खड़पैंच लोगों के पास जो है 5 साल के बाद जाके उनको डरा के धमका के थाने कचहरी लोगों को बाज़ वक़्त आपस में लड़ा देते हैं और आपस में लड़ा के एक ही पार्टी के 2 बंदे एक के साथ जुड़ जाता है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ जाता है और उनको गिरफ्त करके वो वोटों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो जहाँ तक बात है रोज़गार की, यहाँ बेरोज़गारी हर घर में इस वक्त 4 से 5 नौजवान जो हैं बेरोज़गार हैं और इनके पास इन्होंने अभी तक कोई बेरोज़गारी को ख़त्म करने का कोई प्लान नहीं दिया। मैं ये बताता चलूँ कि हमारी ये जो वादी है, आसमानी वादी है, या हमारे हल्का जो है, इसमें कस चनातर आता है, इसमें संगड़ आता है, इसमें मिट्टी रेत, और ये पूरे वहाँ से लेकर गोरसियाँ से लेकर दरमियान में जितने में बहुत खूबसूरत वादी है। अगर यहाँ टूरिज़्म को फ़रोग दिया जाए तो हमारा जो मौसम है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक बहुत खूबसूरत मौसम होता है। और आम आदमी जो टूरिस्ट है, जो मिडिल क्लास के टूरिस्ट हैं, या जो हमारे पंजाब से भाई यहाँ पे टूरिज़्म के लिए मरी तक का सफ़र करते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये इलाका हमारा बहुत खूबसूरत है। यहाँ अगर 2-4 चेयर लिफ्टें लगा दी जाएँ, इतने खूबसूरत इलाके, यहाँ 2-4 अगर चेयर लिफ्टें लगा दी जाएँ तो लोग घर बैठे जो है ना वो अपना रोज़गार कमा सकते हैं। और मैं ये अपील करूँगा लोगों को कि वो तीर को वोट दें, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट दें, शहीद बीबी को वोट दें, और हमारे नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जो अभी आज़ाद कश्मीर में कैंपेन चला रहे हैं, उनकी नौजवानों से गुजारिश करूंगा कि नौजवान कायद है और वो नौजवान जो हैं निकले बाहर और तीर पर ठप्पा लगाएं और अपने नौजवान कायद को वोट दें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो PTI के चेयरमैन हैं और जमात के कायद हैं, उन्होंने इलेक्शन से कबल ही ऐलान कर दिया कि तमाम आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में तमाम लोगों के लिए हेल्थ कार्ड जो है वो फ्री होगा। इस तरह एक बहुत बड़ी नीड जो है इंसानियत की वो पूरी हुई, क्योंकि लाखों लोग सिर्फ इसलिए इलाज नहीं कराते क्योंकि उनके पास वसाइल नहीं होते। एक बड़ी चीज़, एक बड़ा मसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हल कर दिया, लेकिन बड़ी चैलेंज अभी तक भी मौजूद है। रोज़गार देना है नौजवान लोगों को, भूख अफलास से बचाना है गरीब आदमियों को। तो इस तरीके से हमने देखना है कि तामीर और तरक्की का काम बाकी है। बेहतरी के लिए, आगे जाने के लिए बहुत सारे रास्ते अभी तक बंद हैं जिन्हें खोलना है। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मुअस्सर आवाज़ है। आज मैं इस आवाज़ को भिम्बर में लेके आया। इसी तरीके से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ जगहों पे हम जा रहे हैं, इस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आपकी आवाज़ है। आइए नाज़रीन, आप भी अहद करें कि बेहतरी के लिए, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आप भी काम करेंगे, चाहे आप पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे आप कारकुन हैं, चाहे आप समाजी शख्सियत हैं, ताकि पाकिस्तान को खूबसूरत बनाएं और पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद कश्मीर को, क्योंकि बदल रहा है पाकिस्तान और इसी के साथ साथ कश्मीर में भी तब्दीली के आसार नज़र आते हैं। इसी के साथ ही असमत हाशवानी को दिब्बर जिला आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।